दोस्तों नमस्कार। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आखिरकार अपना कोई विजन है कि नहीं। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर निकले, उसके बाद उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, वो नहीं रुके। फिर से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, चुनाव के दौरान संविधान को बचाने के लिए जनता को जागरूक किया, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर मैनिफेस्टो ऐसा बनाया जो एकदम से देश की जनता के दिलों में छा गया। भारतीय जनता पार्टी 302 से 240 के ऊपर आ गई। लेकिन ये यात्रा और ये देश की जनता के कष्टों को निवारण करने का जो बीड़ा उठाया था वो यहाँ नहीं रुका था। जब यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी और अचानक से लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, कभी मजदूरों के बीच में, कभी छात्रों के बीच में, कभी धान लगाने के लिए किसानों के खेत में ही पहुंच जाते हैं। उस समय पर जब तस्वीरें आती थी तो हम लोगों के बीच में और आप लोगों में भी ये जिज्ञासाएं उठती थी कि राहुल गांधी की नकल करके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सड़क के ऊपर उतर आएंगे, वो भी बिना बताए कभी किसानों के बीच और छात्रों के बीच में पहुंच जाएंगे। उस समय पर काफ़ी लोगों ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को आज इस कद का मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष राहुल गांधी और उसकी राजनीति को खड़ा किया जाए तो राहुल गांधी फिसड्डी साबित होंगे। इतना घमंड था भाजपाइयों को, इतना घमंड था मोदी साहब को कि अपनी गोदी मीडिया के जरिए और आईटी सेल के जरिए वो राहुल गांधी की सारी यात्राएं करने के बाद भी, जनता से संवाद करने के बाद भी, संविधान की किताब हाथ में लेकर उनके मुद्दों की बात करके मैनिफेस्टो बनाने के बाद भी वो राहुल गांधी को बदनाम करते रहेंगे और उनको अपरिपक्व और पप्पू की संख्या उनके ऊपर चिपकाते रहेंगे। लेकिन बात यहाँ बनी नहीं। राहुल गांधी ने एलओपी का पद स्वीकार किया और तीसरी बार वो मणिपुर पहुंच गए। राहुल गांधी ने एलओपी का पद स्वीकार किया और संसद भवन में देश के हर वर्ग की आवाज़ उठा डाली और अग्निवीर का मुद्दा तो ऐसा गूंजा कि सेना को आधी रात को जवाब देना पड़ा। राजनाथ सिंह की जुबान कपकपा रही थी और उसके बाद शहीदों के परिवार ने भी अग्निवीर की खुलेआम राहुल गांधी से मिलकर खिलाफत कर दी है। देश की जनता का जो मनसा थी कि हम इसे नहीं चाहता, वो स्पष्ट तौर पर सबके सामने आ गई है। कुछ चुनिंदा नफरतबाज लोगों को जो इसी सत्ता के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर बैठाया गया है, गोदी मीडिया में पूंजीपतियों के दलाल जो बैठे हैं, जो विपक्ष को बदनाम करते हैं, जनता की उठी आवाज़ को दबाते हैं, उसको राहुल गांधी ने संसद के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में बेनकाब किया और कहा कि तुम हिंदू हो ही नहीं, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी मतलब हिंदू नहीं, बीजेपी और संघ मतलब हिंदू नहीं है। इसके बाद कपकपी छूटने लगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगने लगा कि राहुल गांधी अपने ऊपर लगे पप्पू के टैग को न सिर्फ हटा पाए हैं, वो राजनीति में तुमसे भी ऊपर जाने लगे हैं। और जो इनकी एनालिसिस में चीज़ें निकल कर आई थी कि संविधान के किताब को हाथ में लेकर विपक्ष ने देश की जनता को गुमराह किया, उसी के चलते इनकी सीट 302 से 240 पर आ गई है और ये बहुमत से पिछड़ गए हैं। इससे इतर भी भाजपाइयों का ध्यान जाने लगा कि हाँ, सिर्फ यही कारण नहीं है, असल कारण तो राहुल गांधी का जनता के बीच पैदल चलना और उनकी आकांक्षाओं और समस्याओं को सुनना है। राहुल गांधी उसके बाद भी नहीं रुके। कभी वो लोको पायलट से मिलते गए, कभी वो मजदूरों से मिलते गए, कभी रायबरेली के अस्पताल में पहुंच गए, कभी हनुमान जी की पूजा करने लगे, महादेव की फ़ोटो साइड में रखकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कहने लगे कि तुमने झूठ बोला है, अग्निवीर के परिवार से बात करने लगे, बरोबर मुद्दे उठाने लगे। इमरजेंसी 25 जून को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह को बताना पड़ा, मोदी जी को बताना पड़ा, गोदी मीडिया का गला फड़वाया गया। आज के युवाओं को 50 साल पहले घटी इमरजेंसी के बारे में ढूसा, दिमाग में ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश की गई कि समझो, देखो, आज जिस राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब देख रहे हैं और वो आपके कष्टों का निवारण का वादा कर रहा है, आपकी बात संसद में उठा रहा है, इन्हीं की पार्टी ने, इन्हीं की दादी ने आपातकाल लगाया था। लेकिन देश की जनता ने सिर्फ गोदी मीडिया नहीं, सोशल मीडिया देखा और जाना कि आपातकाल में संघ की क्या भूमिका थी और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल पुरखे इंदिरा गांधी के इस फैसले के साथ में खड़े हुए थे और असल हकीकत जानी। आपातकाल
जिस स्थिति में लगाया गया था वो स्थितियाँ क्या थी, जयप्रकाश के आंदोलन का रुख किस तरफ जा रहा था, सेना और पुलिस की बगावत का खुलेआम ऐलान किया जा रहा था, उससे देश का हश्र क्या होता, ये सारी चीज़ें जानी। और इंदिरा गांधी ने हटाया भी। 21 महीनों के बाद आपातकाल और दोबारा चुनाव कराए भी। संघ कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहा था कि आपको कोर्ट के द्वारा बहाली मिल गई है आपकी इलेक्शंस की, इसलिए हम आपके साथ हैं, जेपी के आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी फिसड्डी साबित हुई। लोगों ने सोशल मीडिया देखा। संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर करने के बाद भी अब भाजपाइयों को लग रहा है कि नहीं, कुछ और काट करनी पड़ेगी। ये मुद्दा उतना प्रभावी रहा नहीं। आज की जनरेशन को 50 साल पुरानी घटित हुई घटना आज उनके दिमाग में ठूसने में इस देश की दलाल और गोदी मीडिया नफरती चिंटू कामयाब नहीं हो पाए। तो आज बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से ही निकल कर आ रही है कि 75 साल संविधान की इम्प्लीमेंटेशन के पूरे होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े ओकेजन के रूप में मनाने जा रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। उसके बाद अगले साल 26 जनवरी 1950 को ये लागू भी हो गया था। अब 75 साल पूरे हो जाएंगे 26 नवंबर को, तो 15 अगस्त, इसी साल 15 अगस्त से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी संविधान यात्रा और संविधान के बारे में देश के लोगों को जागरूक कराने के लिए ज़मीन पर उतरने वाली है। बड़े स्केल में जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश की जनता के साथ संवाद करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी साहब के राज में संविधान को खतरा है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, ठेंगा दिखाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को जेलों में ठूसा जा रहा है, अपने पूंजीपति मित्रों को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, जो इनकी तरफ आ जाते हैं उनको वॉशिंग मशीन में धुल दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें बताई तब भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा है कि ज़मीन पर इनको उतरना पड़ेगा। जहाज़ों में बैठ करके, ऐसी गाड़ियों में एलईडी लाइट लगा करके, अपना चेहरा दिखा करके, पानी की तरह पैसा एडवर्टाइजमेंट में बहा करके, हेडलाइंस दिला करके, मुख्य पृष्ठ पर मोदी जी का चेहरा छपा करके, इन चीज़ों से काम अब चलने वाला नहीं है। इसलिए इसी साल 15 अगस्त को जिस तरीके से पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया था, उसी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्केल के ऊपर संविधान जागरूकता रैली के प्रपंच के चलते हुए इसी पटकथा में और इसी के अनुसार पूरे देश में इस आयोजन को मनाने का भी उन्होंने फैसला ले लिया। नवंबर 2010 में प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा जो हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते, उसी समय पर भी इन्होंने संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। हाथी की पीठ पर उन्होंने संविधान की बुक को रखा था और स्वयं अपने राज्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ हाथी के आगे पैदल चलते हुए इन्होंने संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। और उसी की तर्ज पर इंटरनल सोर्सेज से खबर आ रही है कि अब ऐसे ही संविधान गौरव यात्रा की पैरेलल ही कोई यात्रा निकाली जाएगी और वैसा ही फंक्शन किया जाना है। एक अकेले राहुल गांधी ने इतना क्या मजबूर कर दिया कि अब संविधान की किताब को लेकर यात्रा निकालनी पड़ेगी। पहले तो इनको पप्पू कहते थे, पहले तो कहते थे कि विदेशी औरत से उत्पन्न संतान कभी वफादार हो ही नहीं सकता। यही गोदी मीडिया वाले कहते थे कि राहुल गांधी अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं तो उनको कई बातों को समझना चाहिए, देश के बारे में गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। चीनी एजेंट इनको बताया जा रहा था। अब क्या हुआ? अब किस लिए यात्रा निकाल रहे हो? अब राहुल गांधी ने देश की जनता में अपनी इमेज को एस्टेब्लिश कर लिया है। जनता की आवाज़ बराबर है राहुल गांधी की आवाज़। ये चीज़ें लोग समझने लगे हैं। तो अब क्या बात होगी भाई साहब? जिस दिन नतीजे आए उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि संविधान का हनन कर रहे हैं भाजपाई। सिर्फ इसी अकेली बात के कारण भाजपा 302 से 240 के ऊपर नहीं आई है। जो मैनिफेस्टो बनाया गया था कि किसानों को न्याय, महिलाओं को न्याय, बेरोजगारों को न्याय, सबको न्याय देने की जो बात की गई थी, उनके कष्ट जो थे, दुख दर्द जो थे, उनको विपक्ष ने समझा था और उन सब चीज़ों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखा था। लेकिन ये अड़े रहे, संघ ही अड़े रहे कि हम तो अपने रिसोर्सेज के बल पर, अपने सरकारी संस्थाओं की ठसक के बल पर, ताकत के बल पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को बदनाम कर देंगे। सिर्फ यही दिखाएंगे कि देखिए आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। इस संविधान की किताब को हाथ में लेकर के ऐसा है नहीं, हम संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर कर रहे हैं, हम संविधान की यात्रा निकालेंगे और 15 अगस्त से लेकर लगातार 26 जनवरी 2025 तक वो कई महीनों तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। टेलीविज़न का खूब इस्तेमाल किया जाएगा। क्या सोचा था? क्या सिर्फ यहीं एक संविधान की किताब के कारण ही आप घटे हैं?
परेशान है हर वर्ग। आप कितना ही झूठ बोल लीजिए, आप संसद भवन के अंदर कह लीजिए कि अग्निवीर सबसे पूछ कर लाई गई है, किसानों से पूछ कर बिल लाए गए थे, हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, रोजगार हमने पिछले 3-4 साल में 8 करोड़ से ज़्यादा दे दी है। बहन भाई दोनों पढ़ी लिखे बेवकूफ़ हैं, लेकिन आज सच्चाई ये है कि विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ है। जनता नहीं चाहती किसानों के ऊपर जो लठ बरसाए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उनको शहीद किया गया था, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, वो काले कानून किसानों से पूछकर नहीं लाए गए थे, वो किसानों ने नहीं मांगे थे। अग्निवीर स्कीम इस देश के युवाओं ने नहीं मांगी थी। अब अपने पूंजीपति मित्रों को इस देश के सारे सेक्टर्स अलॉट करने हैं, गुलाम बनाना है, पूंजीवाद चरम पर है। इसीलिए राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की इस पूंजीपतियों को संरक्षित करने की सोच के चलते अंबानी की शादी में नहीं गए। उन्हें पता था कि चक्रव्यूह रचा जा रहा है। विपक्ष के कई नेता पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची, उद्धव ठाकरे पहुंचे, शरद यादव दिखाई दे रहे थे। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से शेयर की जा रही है कि कौन कौन विपक्ष के नेता कैसे अंबानी के साथ हंस हंस कर गले मिल रहे हैं, उनके बेटे को बधाई दे रहे हैं, खुशी खुशी उनसे बात कर रहे हैं। अब इस वीडियो को दिखा करके सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर ये बातें कही जा रही हैं कि ये विपक्ष वाले जो आज अंबानी के साथ हंसी ठठाठा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनके यहाँ आराम से भोजन का आनंद ले रहे हैं, शाही शादी में लीन हो रहे हैं, यहीं कल अंबानी को अगर कहेंगे कि देश के संसाधनों को तुमने लूट लिया और मोदी ने तुमको सबको ललौट कर दिया, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त विपक्ष की उस बात में वजन होगा या नहीं होगा? लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी नहीं है। राहुल और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अंबानी की शादी में नहीं गया। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद आज चरम पर है। इसलिए राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया। हमारे जैसे लोग राहुल गांधी के बारे में आजकल बहुत कुछ जानते हैं, काफ़ी स्पष्ट होने लगा है, आपको भी स्पष्ट होने लगा है, लेकिन हमें ज़रूरत है राहुल गांधी की राजनीति के बारे में जानने की। हम और इस विचारधारा के प्रति और समग्र विकास के प्रति देश की जनता एकजुट तो हो रही है। इसी के बल पर राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर अपनी बात जो जनता के मन में थी, धर्म और नफरत के बल पर और नहीं अत्याचार सहेंगे, वो बात बोल दी। लेकिन आगे आप सबको राहुल की राजनीति को भी समझना होगा। राहुल की राजनीति क्या थी? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अग्निवीर पूछ कर लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों के कानून पूछ कर लाए गए थे किसानों से। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिला पहलवानों को न्याय मिल जाएगा, आप बेशक से चला जाओ। लेकिन उसी समय पर हर मोर्चे के ऊपर विपक्ष सत्यता के साथ मुद्दे के ऊपर रुका रहा। उन्होंने बताया कि आपका ध्यान उधर किया जा रहा है और आपकी जेब काटकर पूंजीपतियों को अलॉट की जा रही है। यहीं इस देश की खेती पूंजीपतियों को दी जानी थी। ये इस देश की फौज को कमज़ोर करके अग्निवीर का इस्तेमाल अडानी अंबानीज़ के लिए रिटायरमेंट के बाद, वहाँ से आ जाएंगे उसके बाद करना है। और देश की जनता में बेरोज़गारी जो फैल रही है, महंगाई जो फैल रही है, वो बेशक से सत्यता हो, लेकिन देश की जनता को कहना है कि पिछले 3-4 साल में आरबीआई की रिपोर्ट है कि हमने 8 करोड़ रोज़गार दे दिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि दोनों भाई पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, वैसे ही राग अलापने लगते हैं महंगाई बेरोज़गारी, लेकिन सत्यता ऐसी है नहीं। जो पहले यूपीए का टाइम था उससे कम महंगाई है, कम बेरोज़गारी है, लेकिन सच्चाई तो हमें पता ही है। मकसद क्या है? एक सुनियोजित तरीके से देश की जनता को भाजपा बरगलाना चाहती है और देश के संसाधनों को पूंजीपतियों को लौट करके पूंजीवाद लाना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर अड़ गया। क्या कहा संसद भवन के अंदर? आपको खूब बहस हुई और बाद में यही कहा आपको अग्निवीर अच्छी लगती है, आप रखिए, हम आएंगे तो अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे। मोदी जी, आपको अच्छा लगता है अडानी अंबानी की शादी में जाना? ये कहना कि टेम्पो में भरकर पैसा भेजा गया है और उसके बाद स्वयं उनकी शादी में जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो देश की जनता सब कुछ जानती है। भाजपाइयों की दिक्कत ही यही है, ये सोचते हैं देश की जनता अभी इतनी जागरूक नहीं हुई है, अभी बेवकूफ़ है और उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म उनकी मेमोरी है। इसलिए तुम जो कहोगे, अपनी गोदी मीडिया से जो कहलाओगे और जो वातावरण बनाओगे, वही जनता मान लेगी। नहीं, आज की दिन जनता ये स्वीकार नहीं कर सकती। अब क्या हो रहा है? कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो वहाँ पर स्टाइफंड की घोषणा की जा रही है। महाराष्ट्र में गए थे ना, अंबानी की शादी में सरकारी प्रोग्राम रखा था, एकनाथ शिंदे ने और मोदी जी ने घोषणा की वहाँ पर कि हम देखिए जितने भी युवा वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, यानी कि जो ITI का कोर्स हो गया, डिप्लोमा हो गया, उसके बाद नौकरी के दौरान जो सीखते हैं ना काम को, उसके दौरान वो 10,000 रुपये देंगे। 10,000 रुपये देंगे। पहले सुन लीजिए। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल
10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। साथियों, भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। मतलब क्या हुआ? क्या ऐसी ही घोषणा पहले और किसी ने की थी? क्या अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे, ये पहले किसी और ने कहा था? किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को हम न्याय देंगे, क्या ये पहले किसी ने नहीं कहा था? क्या मैंने आपको पहले ये नहीं कहा था कि मजबूर होकर के विपक्ष के मैनिफेस्टो को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को लागू करना ही पड़ेगा? लेकिन लागू करने के लिए चलते तो हैं, बीच में इनके पूंजीपति मित्र आ जाते हैं। अब रोजगार देने के लिए तो कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया था, और अब जिस 10,000 रुपये की बात हो रही है, ऐसे ही राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए की बात कर दी थी कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, डिप्लोमा या इसी तरह के कोई भी सर्टिफिकेट के बाद आप सरकारी संस्थाओं में या उसी की टेक्निकल संस्थाओं में आप काम सीखेंगे, उस दौरान आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये तो किया था ना, उसी को अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो टुकड़े टुकड़े में लागू किया जा रहा है। तो आप हरियाणा में भी दोगे क्या ऐसे? आप भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार ऑलरेडी है वहाँ क्यों नहीं दे रहे? यानी कि राजस्थान में चुनाव है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन बाकी जहाँ चुनाव नहीं है उन्हीं को 1200 रुपये में खरीदना पड़ेगा। इस चतुराई को देश की जनता बड़ी आसानी से आज के दिन धीरे धीरे समझते हुई जा रही है। अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हैं मोदी जी आपकी महाराष्ट्र के युवाओं को, तब रोजगार भी तो दे दीजिए ना। राहुल गांधी ने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा एक जॉब कैलेंडर भी जारी कर दिया था। उन्हें बता दिया था कि दिसंबर तक तो हम ज्वाइनिंग भी दे देंगे। कितनी लाख वैकेंसियाँ वैकेंट है सरकारी संस्थाओं में, हर डिपार्टमेंट में, उनको खोज कर निकाला जाएगा और उनको भरा जाएगा, और 2024 में उनकी ज्वाइनिंग भी करी जानी थी, वो कर दीजिए ना। किसानों को एमएसपी देने का वादा था, C2 + 50% वाला, वो दे दीजिए ना। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर आपने लाइमलाइट शपथ लेते ही ले ली कि देखिए सबसे पहला बिल तो हम किसानों का साइन कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि, एक क्लिक से 20,000 करोड़ रुपये उनके खाते में डाल रहे हैं। लेकिन एमएसपी दे दीजिए ना, सरकारी रोजगार दे दीजिए ना, आय की असमानता दूर कर दे दीजिए ना। नफरत के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर इस देश में हिंदू मुस्लिम करके, ध्रुवीकरण करके लोगों के मुख पर टेप जो जड़ी रही है उन्हें बोलने दीजिए ना। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको दिल्ली आने दीजिए ना। कब तक सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष और देश का आम जनमानस आपको सच्चाई दिखाता रहेगा, और कब तक आप इस बात पर डटे रहेंगे? ये देश की जनता बेवकूफ़ है। हम इनको कुछ समय के लिए झांसे में रखेंगे, तब तक देश के सारे संसाधनों को, बजट आ ही रहा है ना, पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। असल नैतिकता की राजनीति आज राहुल गांधी कर रहे हैं, आज विपक्ष कर रहा है। और मोदी जी आपको पिछले 10 साल में खूब बेवकूफ़ बनाया, और अब भी धीरे धीरे जब वो अपने मिशन में कामयाब होने के नज़दीक लगते जा रहे हैं, तो बस उन्हें समय चाहिए। वो समय वो कैसे भी ले आ सकते हैं। वो हाँ हम भग करेंगे, वो कहेंगे कि हम अग्निवीर में बदलाव करेंगे, वो कहेंगे कि हम देखिए RBI की रिपोर्ट आई है, अब देखिए कितनी सारी वैकेंसी हैं, कितने सारे रोजगार हमने दिए हैं। वो कहेंगे कि देखिए 25 साल में और कुछ 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बन ही जाएगा। वो कहेंगे कितनी सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन ही जाएंगे। वो आपको रोके रखेंगे, बरगलाए रखेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन आपको मुद्दों के ऊपर अड़ा रहना है। अयोध्या और बद्रीनाथ ने सिद्ध कर दिया कि धर्म की राजनीति, इसके बवंडर के पीछे जनता बेवकूफ़ बनेगी नहीं। अब मुद्दों के ऊपर टुकड़ों टुकड़ों में भाजपा को मजबूरी में राहुल गांधी और विपक्ष के दबाव में आना पड़ रहा है। चाहे वो संविधान के लेकर यात्रा करनी हो, चाहे वो अग्निवीर में बदलाव करना हो, चाहे वो किसानों की सुनना हो, कुछ भी करे, लेकिन अपनी असल मांगे मनवाना ही असल उद्देश्य इस देश की जनता का होना चाहिए, विपक्ष के जरिए, राहुल गांधी की राजनीति के जरिए। अब राहुल गांधी 200 किसानों से 22 जुलाई को बात करने जा रहे हैं, वहीं 200 किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश भर में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि बैरिकेड खोलो, किसान दिल्ली आना चाहते हैं उनको दिल्ली आने दो। हर मुद्दा राहुल गांधी के पास पहुंच रहा है, और उसका निवारण भी पता है। अग्निवीर को जड़ से ख़त्म करना होगा। किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, C2 + 50% वाली MSP चाहिए। युवाओं को 10,000 रुपये सालाना या वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान नहीं चाहिए, उन्हें पक्की नौकरी चाहिए। मोदी जी, उन्हें अडानी अंबानी का गुलाम नहीं बनना है। और आपकी पूंजीवाद की राजनीति की गलती से सत्ता हाथ लग जाए तो सारे संसाधन अपने 2-3 पीढ़ी पूंजीपतियों को बांट दो, उसके बाद तो जनता गुलाम होकर मजबूरी में तुम्हारे पास आएगी ही। कर क्या लोगे? ये राजनीति षड्यंत्र वाली, चक्रव्यूह वाली ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अभी तो आप यात्रा के ऊपर आए हैं, आप घर घर
दरवाजे के ऊपर लोगों से प्रॉमिस करते फिरेंगे, लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर ऑलरेडी कष्ट सह करके, जनता के दुख को सह करके, संसद से निकाला लेकर के, बदनामी के घूंट पी करके, अपने घर को न्यौछावर कर करके राहुल गांधी ने आज इतनी मजबूत स्थिति में देश की जनता की आवाज़ को खड़ा किया है। उस विचारधारा के साथ जनता उन्हीं के साथ लामबंद होगी। अब जिस तरीके से रंग बदलेंगे भाजपाई वाले, इनसे जनता दूर ही जाते रहेंगे। पता है संविधान के कितने बड़े रक्षक हैं, पता है देश की जनता के कितने हितैषी हैं और पूंजीपतियों के कितने प्रेमी हैं। आप सोचिएगा आगे आगे होने क्या वाला है, बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव। नमस्कार।